हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारे द्वारा एक सीरीज लॉन्च की गई थी जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। खास तौर पे प्रीलिम्स को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और 2014 से लेके 2023 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको ईयर बाय ईयर एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी के रिलेटेड हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें 2014 से लेके 2022 तक के जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो है पॉलिटी की जिसमें हम 2023 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं। आई होप आप उसको देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि यूपीएससी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल का इनिशिएटिव रहता है। सो जो भी बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को फायदा उठा सकते हैं। सो एनालाइज आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2023 के अंदर पूछा गया है, नंबर 1, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। तो यहां पे सिंपल पूछा जा रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा। चार ऑप्शंस है, आपने एक चूज करनी है। नंबर 1, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नंबर 2, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नंबर 3, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। नंबर 4, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब आपने ध्यान देना है, ये चारों ही टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है और जब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको इन चारों का मतलब पता होना चाहिए कि ये चारों का मतलब है क्या। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या होती है एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या होती है। सो इन चारों टर्म्स के बारे में तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, इस बार पूछा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में, अगली बार हो सकता है नेचुरल जस्टिस के ऊपर पूछ लिया जाए या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में पूछ लिया जाए। सो जो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस होती है आंसर के अलावा वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, जस्टिफाइड तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर आप किसी के अधिकारों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हो तो वो रीजनेबल होनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है, बट वो रिस्ट्रिक्शन अगर रीजनेबल है तो वो स्टे करेगी, अगर रीजनेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है। उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी लॉ वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अधीन पास किया गया है और अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से लॉ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर इसके अगेंस्ट होगा, ऑपोजिट होगा, तो उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो इस बात को आपने ध्यान देना है। ऐसी जो टर्म्स होती हैं संविधान के अंदर कहीं पे एक्सप्लेन नहीं की गई होती, इसके कंसेप्ट को आपने समझना होता है। राइट, सो इस बात को आपने याद रखना है कि अगर सरकार कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है वो रीजनेबल होनी चाहिए। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है इसको हमारा संविधान जो है वो प्रमोट करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई है। नंबर 1 बोल रही है, इन इंडिया द प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट with their own rules regulations for the day to day administration of prisons। प्रीवियस जो क्वेश्चन इससे पहले हमने डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रिजनर्स हैं ये किसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। सो स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इनके रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनाएगी। तो मतलब पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे सही हो जाती है। नंबर 2, in India prisons are governed by Prisons Act of 1894 with expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। तो यहाँ पे देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइम पे यही हमारे पास एक्ट था, दैट इज प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। इसके बाद एक नया एक्ट पास किया गया था, इसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, किसी एक्ट के तहत हमारे यहाँ पे प्रिजन्स को कंट्रोल किया जाता है और ये जो एक्ट है ये पावर किसको देता है प्रिजन के रिलेटेड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऊपर जो बोला गया उसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया।
राइट। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो यहाँ पे आपने याद रखना है कि प्रिजन्स एक्ट 1894 मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का ब्रिटिश एरा का ये एक्ट है। इसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में लेके आई थी मॉडल प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2023। इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि एज सच कॉन्स्टिट्यूशन से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, कम पूछे गए हैं आप बोल सकते हो, बट जो ये एक्ट्स हैं, जो ये डिफरेंट लॉज हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर ये सारे एक्ट और लॉज हमें देखने को मिल रहे थे। सो इसीलिए प्रिजन्स एक्ट 1894 के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, Which one of the following statement best reflect the chief purpose of constitution of a country? किसी भी कंट्री के संविधान का सबसे बेसिक पर्पस या मेजर पर्पस जो है वो क्या रहता है? नंबर 1, इट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज। नेसेसरी लॉज जो है क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए उसके बारे में बताता है। नंबर 2, इट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाएगी, अलग अलग कौन कौन से पॉलिटिकल दफ्तर होंगे, ये सब संविधान बताता है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या पावर रहेगी और लिमिटेशन लगाता है गवर्नमेंट की पावर के ऊपर। चौथा, इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। मैंने कई बार ये पहले भी डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वहां पे ही पूछा गया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। वही क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मेजर पर्पस जो रहता है वो होता है सरकार की पावर्स। सरकार माने जो उस यूनिट को, उस एरिया को, उस स्टेट को एडमिनिस्टर करेगी, उसकी पावर्स क्या होंगी और उसकी पावर कहां कहां पे लिमिटेड होगी, ये सब संविधान ही बताता है। क्योंकि लॉ जहां पे आएगा ना, लॉ हमेशा पावर्स को लिमिट करेगा, और अगर लॉ नहीं है तो आपके पास लिमिटलेस पावर रहती है, राइट। सो इसको आपने याद रखना है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, दिस इज द बेसिक पर्पस और मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन जो पूछा गया, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब हमारे संविधान को लागू किया गया 1950 के अंदर, कई सारी चीजों को लेकर बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो हमें देखने को मिली। जुडिशरी के द्वारा जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कई ज्यादा एक्सट्रीम आप बोल सकते हो जो जजमेंट्स है वो दी गई, मतलब जो उस अधिकार को बहुत ज्यादा वाइड कर देते हैं। इतना भी वाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप ये पावर दोगे जनता को तो ऑटोमेटिकली क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, ये सारे जो आपके इश्यूज हैं इसके ऊपर आप सही ढंग से काम नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे सरकार के द्वारा फर्स्ट अमेंडमेंट पास की जाती है ये सब क्लैरिटीज देने के लिए। देखो 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 के अंदर ही ये अमेंडमेंट हमें पास करनी पड़ी क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। सो फर्स्ट अमेंडमेंट पास की गई, और फर्स्ट अमेंडमेंट को हम हमेशा याद रखते हैं कि इससे क्या है, 9th शेड्यूल जो है इसको ऐड किया गया था, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 44th, 86th अमेंडमेंट, ऑल दीज 4 अमेंडमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने डिटेल्स में इनके बारे में जरूर पढ़ लेना है, राइट, क्योंकि इनके ऊपर अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर जो पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज इन इंडिया। नंबर 1, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नंबर 2, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नंबर 3, द नेशनल लॉ कमीशन। नंबर 4, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इसमें से आपने बताना है कि कितने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कितने हैं, 4 हैं कि 3 हैं कि 2 हैं कि 1 है। ये नया पैटर्न हमें 2023 के अंदर देखने को मिला। पहले पूछा जाता था कि
विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब कितनी है, कौन सी है ये नहीं कितनी है। सो नंबर 1 देखो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 2018 के अंदर 102nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ये पास की जाती है और आर्टिकल 338 बी के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो पहला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नंबर 2, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बिल्कुल भी नहीं, ये लगातार न्यूज में आपको देखने को मिल जाता है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके रिलेटेड हमारे पास एक एक्ट है। तीसरा है नेशनल लॉ कमीशन, अगेन इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नंबर 4, द नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल, अगेन स्टैट्यूटरी कमीशन है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। 4 में से सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने ऐड की है। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने डिटेल्स सारी लिख के दी हैं आपको, राइट। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया 102nd अमेंडमेंट आती है 2018 में, और एक आर्टिकल हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल 338 बी, जिसके तहत इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया जाता है। नंबर 2, 12 अक्टूबर 1993 को आप बोल सकते हो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। 1993 में ये एक्ट आया, याद रखना है। नंबर 3, अगर हम बात करें लॉ कमीशन की, इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना किसी एक्ट के अंदर ना संविधान के अंदर इसको बनाने के बारे में मेंशन किया गया। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। काम होता है कि लॉ के रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, उसके ऊपर एक रिसर्च करना आप बोल सकते हो। और फोर्थ जो है इसके लिए अगेन हमारे पास एक एक्ट है, दैट इज कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसके तहत इस रिड्रेसल कमीशन को बनाया गया था, राइट। सो 4 में से सिर्फ पहले वाला था, दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो आंसर हमारा ए हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office before the date of decision become invalid। उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि इनके इलेक्शंस को रद्द कर दिया जाता है। इलेक्शंस रद्द होने से पहले उस पर्सन ने एज अ प्रेसिडेंट जो भी ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, अपने ऑफिस का जो भी वर्क किया है, क्या वो इनवैलिड हो जाएगा उस डिसीजन से पहले? बिल्कुल भी नहीं। उस डिसीजन वाले दिन अगर कुछ किया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, डिसीजन आने के बाद अगर कुछ करता है वो इनवैलिड हो जाएगा। डिसीजन आने से पहले कुछ कर दिया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो इनवैलिड नहीं होगा। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नंबर 2, elections for the post of president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। मान लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने हैं लेकिन उसी टाइम पे कुछ विधानसभाएं जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। सो क्या इस बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को रीशेड्यूल किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है कि उनके एमएलए को चुनने दो उसके बाद इसको करवाएंगे? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई क्लॉज हमारे पास नहीं है। अगर कुछ असेंबलीज प्रेजेंट नहीं भी हैं तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवा सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सारी असेंबलीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड देखो, when a bill is presented to president of India, the constitution prescribes time limit within which he or she has to declare his or her assent। क्या ऐसा कुछ है कि प्रेसिडेंट के सामने पार्लियामेंट ने बिल रखा और इतने टाइम पीरियड के अंदर प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे? आप लोगों ने पॉलिटी को पढ़ा है, क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, देयर इज नो टाइम लिमिट, आपने याद रखना है। सो पूछा कौन सी कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हमारी नहीं है और आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव, दैट इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस बिल के बारे में आपने सुना होगा, जब भी बजट पेश किया जाता है तो फाइनेंस बिल अक्सर आपको न्यूज के अंदर देखने को मिलेगा। फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें, सरकार के द्वारा बजट के अधीन जो भी नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं टैक्स सिस्टम के अंदर, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फाइनेंस बिल जो है वो पास करवाना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई भी इस तरीके का टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है, पिछले टैक्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ये सब विद इन मनी बिल आप बोल सकते हो कवर हो जाता है, राइट। सो वो मनी बिल ही होगा, आप बोल सकते हैं, अगर उसको प्रेसिडेंट आपका स्पीकर जो है वो डिक्लेयर कर देता है एज अ मनी बिल, राइट। So number one, when the Lok Sabha transmits the finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. देखो सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, वो कहां से कौन से सदन से बनती है हमें पता है, लोकसभा से। और केंद्र सरकार के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए, खर्चे कैसे करने हैं, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। सो मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब लोकसभा के हाथ में रहता है। क्या राज्यसभा, जहां पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो इस बिल को रिजेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये केंद्र सरकार की पावर है। तो वो हाउस जो यहाँ पे है दैट इज लोकसभा। नंबर टू, when the Lok Sabha transmits money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only makes recommendations. जब लोकसभा ने राज्यसभा में बिल भेजा तो वो ना तो उसको अमेंड कर सकते हैं, ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऊपर इसका उल्टा लिखा हुआ था तो वो गलत हो गया। नंबर थ्री, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, there is no joint sitting for money bill, but the joint sitting becomes necessary for the finance bill. No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फाइनेंस बिल में भी आपकी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। फाइनेंस बिल लोकसभा पास कर देती है तो पास हो गया, दैट्स इट, आप बोल सकते हो, राइट। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सो पूछा है कितनी स्टेटमेंट सही है, दो गलत है तो कितनी सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन, मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है तीन में से, राइट। सो इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विच स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेटमेंट पूछा गया है, राइट। इसको आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा कैन ओनली रेकमेंड अमेंडमेंट्स टू द बिल एंड द बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो ये बात कर रहे हैं फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल जो है आपका, इसको 75 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा ने पास करना होता है, पार्लियामेंट ने पास करना होता है। सो ये सिर्फ रेकमेंडेशंस दे सकते हैं, रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकते राज्यसभा वाले उस बिल को, राइट। इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरियाज के ऊपर क्वेश्चन है। नंबर 1, within a state the notification of an area as scheduled area takes place through the order of president। अगर किसी भी स्टेट के अंदर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो क्या प्रेसिडेंट उसका ऑर्डर दे सकता है? तो बिल्कुल देता है, ये प्रेसिडेंट की ही पावर है। सो बिल्कुल सही है। नंबर 2, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन अ ब्लॉक। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, शेड्यूल एरिया की अगर हम बात करते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, एक ब्लॉक हो सकता है, क्लस्टर ऑफ विलेज हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 3, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। ऐसा नहीं है, अगर किसी भी स्टेट के अंदर शेड्यूल एरिया है, उसका प्रशासन किस तरीके से चल रहा है, तो वो स्टेट लेवल पे गवर्नर की जिम्मेदारी होती है और गवर्नर ही ये रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। सो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऊपर वाली दो स्टेटमेंट हमारी सही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि दो स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट हमारी गलत है, राइट। यहाँ पे आपने एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 244 क्लॉज 1, जिसमें बोला जाता है कि अगर किसी भी एरिया को देश के अंदर शेड्यूल एरिया की कैटेगरी में इंक्लूड करना है तो उसका ऑर्डर कौन इशू करेगा? आपका प्रेसिडेंट इशू करेगा, राइट। देन क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, इसको भी देख लेते हैं कि शेड्यूल 5 में अगर आप किसी भी एरिया को ऐड करना चाहते हो, क्या क्राइटेरिया रहेगा।
नंबर 1 तो ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पे कितनी है, कितने टाइम से रह रही है। नंबर 2 कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, एरिया क्या है वो कितना है। अ वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका, कुछ भी हो सकता है ना। देन नंबर 4 इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया एंड कंपेयर टू द नेबरिंग एरियाज। अब मान लो कि एक आपके पास स्टेट है, मान लो आपके पास यूपी है, बाकी सारे एरियाज आसपास के अच्छे खासे, लेकिन वो पर्टिकुलर तालुका या पर्टिकुलर ब्लॉक या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इज वेरी बैकवर्ड, इकोनॉमिकली सोशली वेरी बैकवर्ड, तो उसको आप एज अ शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करवा सकते हो अंडर शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है हमारे पास। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड सम जजमेंट्स that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of the administration. So यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रशासन की जो एफिशिएंसी है, क्षमता जो है वो अच्छी बनाए रखने के लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 इज फंडामेंटल राइट, जो बात करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जब हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इसमें क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन की, जो एससी एसटी को रिजर्वेशन दी जाती है उसके बारे में बात की जाती है, राइट। रिसेंटली न्यूज के अंदर आपको ये देखने को मिला, जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन की बात की गई, वहां पे आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की डिस्कशन आपने न्यूज के अंदर जरूर देखी होगी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लिमिट्स लगाई जा सकती हैं प्रशासन की क्षमता को बेहतर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही, बड़ी पॉजिटिव सी स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आज प्रशासन की एफिशिएंसी क्या होगी, क्या संविधान में ये एक्सप्लेन किया गया है कि आर्टिकल 335 की बात करता है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें सीधा लिखा गया है एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो होगा क्या, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी वो नहीं बताया गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा सी, राइट। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट ही गलत लिख रखी है। सो इसको आपने याद रखना है कि आर्टिकल 335 के अंदर बोला जाता है द क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली with the maintenance of efficiency of administration. So जो भी क्लेम किया जाता है एससी एसटी कम्युनिटी के द्वारा, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन का क्लेम किया जाता है, तो उसको आप ये देखते हुए कंडक्ट करोगे कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो जो पूछा गया, अगेन दो स्टेटमेंट दी गई हैं। Consider the following statement in respect of the national flag of India according to Flag Code of India 2002. So हमारे Flag Code of India के according क्वेश्चन पूछा गया। नंबर 1 स्टेटमेंट, one of the standard size the national flag of India is 600 mm into 400 mm. देखो हमारा जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। 600 into 400 mm, क्या ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगी? नो, रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनेगी, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जितना मर्जी छोटा या बड़ा फ्लैग बना लो, होना वो रेक्टेंगुलर चाहिए। देन सेकंड स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड हाइट और विड्थ आप बोल सकते हो ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। लेंथ और हाइट के बीच में जो रेशो है वो 3:2 होनी चाहिए, राइट। मतलब 3 गुना ऐसे है तो उसका 2 गुना इस तरीके से रहेगा, इसको आपने ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी जो है ये हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके दी है आपको। These are the dimensions जिसके बारे में बताया। यहाँ पे देखो ध्यान से, 900 into 600 mm की डिमेंशन है, 400 into 600 की नहीं है, 450 into 300 की है। इसी तरीके से बड़े से बड़ा साइज अगर आपके पास है तो 6300 mm into 4200 mm, इसको आपने याद रखना है। रेक्टेंगुलर शेप में रहता है और रेशो रहेगी 3:2, 3:2, इसको आपने याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, राइट।
नंबर 1 स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया, 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और इस दिन हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। सो इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को संवैधानिक वैल्यूज समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए। On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare the draft of Constitution of India. बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है, आप खुद समझ सकते हो। अच्छा, एक तरफ ऊपर तो आपने बोल दिया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान अडॉप्ट किया गया, और फिर आप बोल रहे हो कि उसी डेट को जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका गठन हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अधीन थी, बिल्कुल सही है, लेकिन उस दिन नहीं बनी है। ड्राफ्ट प्रिपेयर तो पहले होगा ना, ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा, पास होगा, फिर तो संविधान अडॉप्ट होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसको बनाया गया अगस्त 29, 1947 को, आजादी के कुछ दिन बाद, राइट। अब इसमें 7 टोटल हमारे पास मेंबर थे। चेयरमैन आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, ये 7 नाम जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 2 एन गोपाला स्वामी अयंगर जो है, अलादी कृष्णा स्वामी अयर है, डॉक्टर के एम मुंशी हैं। ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये जूरिस्ट है, ये भी याद रखना है। नंबर 3 सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। देन एन माधवन राव, ही रिप्लेस्ड बी एल मित्र who resigned due to ill health। ये बातें याद रखना कि बी एल मित्र के द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया था सेहत खराब होने की वजह से, उनको रिप्लेस किया बाद में किसने? एन माधव राव ने। और एक टीटी कृष्णामाचारी हैं, ही रिप्लेस डॉक्टर डीपी खेतान हु डाइड इन 1948। डीपी खेतान की डेथ होती है 1948 में, इनको रिप्लेस करते हैं टीटी कृष्णामाचारी। सो एट द एंड ये 7 मेंबर हमारे पास थे जब संविधान को अडॉप्ट किया गया है। Next question, consider the following statement in respect of the election to the president of India। president के election के ऊपर question है और ये last question है polity oriented। The members nominated to either house of the parliament or the legislative assemblies of the state are also eligible to be included in the electoral college। क्या nominated member MP MLA वोट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ elected करते हैं। Number 2, higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of MLA of that state। उल्टा है, हायर होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, कम होगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। गड़बड़ है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। वही गड़बड़ जो ऊपर बताई गई उसके बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो MLA की बात कर रहे हैं। सो मध्य प्रदेश की कम है, केरला की ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट है, राइट। तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। फोर्थ देखो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो पुडुचेरी की जो वैल्यू ऑफ वोट है वो भी ज्यादा हो जाएगी। पुडुचेरी के MLA की वैल्यू ऑफ वोट अरुणाचल प्रदेश के MLA से ज्यादा है। अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब क्यों गलत है तो इसका जस्टिफिकेशन यहाँ पे देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया? 2022 के अंदर आपके पास प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है बार बार न्यूज के अंदर आपको देखने को मिल रहे थे, है ना, इलेक्शंस होने वाले थे। और उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके से एक्स के ऊपर, दैट इज योर ट्विटर, जिसको हम पहले ट्विटर बोलते थे, वहां पे ये चीज पोस्ट की गई जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स जो है वो बताया गया कि टोटल एमपीज हमारे पास जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे वो रहेंगे 776, और जो टोटल MLA ऑल ओवर द इंडिया जो रहेंगे वो रहेंगे 4033। टोटल हमारे पास 4809 हो गए। दूसरी तरफ टोटल वैल्यू ऑफ वोट, तो यहां पे ध्यान से देखो, MP टोटल है 776, वैल्यू ऑफ वोट कितनी है? 5,43,200, और MLA की टोटल गिनती है 4033, और उनकी वैल्यू कितनी है? 5,43,231, 5,43,231। सिर्फ 31 ही ज्यादा है,
ज्यादा एमएलए की रही है लेकिन 31 ही ज्यादा है, आप बोल सकते हो। तो यहां से आपको क्या समझ आएगा कि अगर 776 की टोटल 5,43,200 है और 4,033 की 5,43,231 है, तो मतलब एमएलए की वोट की वैल्यू कम रहती है सिंगल एमएलए को अगर हम एमपी के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू ऑफ वोट निकालने के लिए। एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इनटू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल एमएलए कितने हैं, ऊपर टोटल पॉपुलेशन इनटू 1/1000 एमएलए की वोट की वैल्यू। एमपी की निकालनी है तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ दैट स्टेट। जिस भी आप बोल सकते हो कि स्टेट के एमएलए की आप बात कर रहे हो तो उनके टोटल जो एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उस स्टेट से कितने इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, सो इस तरीके से निकलती है। और अगर आप ध्यान से देखो स्टेट्स की एमएलए की अगर हम बात करें, सो एमएलए की यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो है 208 वोट की वैल्यू, दैट इज उत्तर प्रदेश। और सबसे कम है 7, दैट इज फॉर सिक्किम, इसको भी याद रखना है। और एमपी की अगर हम बात करें तो 708 के अराउंड इनकी वोट की वैल्यू रहती है। एमएलए की मैक्सिमम 208 है, एमपी की 708 रहती है, तो मतलब एमपी की वोट की वैल्यू ज्यादा होती है एमएलए से। और सबसे कम हमारे पास सिक्किम में, सबसे ज्यादा हमारे पास यूपी में है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी एमपी हो वोट की वैल्यू सेम रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट्स इट, दीज वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, कंप्लीट हो गया है हमारा पॉलिटी। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर पॉलिटी फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो उन वीडियोस को भी आपने देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।